स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एससीओ की समिट कंक्लूड हो चुकी है और भारत के प्रधानमंत्री वापस इंडिया आ चुके हैं। अब इस एससीओ की समिट से, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन वाली समिट से यूएस को क्या परेशानी रही, यूएस के क्या कंसर्न रहे और उन्होंने अपने कुछ एक्शंस के द्वारा इंडिया को एक क्लियर मैसेज देने की कोशिश करी। इन सभी चीजों को हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर में, तो आप बने रहिएगा। और आगे बढ़ने से पहले, अगर आप यूपीएससी आईएएस के लिए कोई जीएस का कोर्स चाहते हैं तो यहाँ पर स्टडी IQ IAS पे आपके लिए लाइव फाउंडेशन बैच अवेलेबल है। आप 6th बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी क्लासेस सुबह हुआ करेंगे, और वीकेंड बैच को जो जॉब करते हैं उनके लिए भी ये बैच अवेलेबल है। आप PRT लाइव कोड यूज कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि एससीओ की जो यानी कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो समिट है वो कंक्लूड हो चुकी है। और ये कहाँ पर हुई, ये जो समिट हुआ ये आपका समरकंद नाम की एक जगह है। कहाँ पर? उज्बेकिस्तान के अंदर में। तो वहां पर ये समिट क्या हुई है, कंक्लूड हुई है। और हमारे देश से प्रधानमंत्री मोदी जी क्या करते हैं, यहाँ पर पार्टिसिपेट करने के लिए गए थे और अभी वो वापस आ भी चुके हैं। तो जो समिट थी ये आपके 15 से 16 सितंबर तक समरकंद उज्बेकिस्तान में हुई। अब दोस्तों इसके अंदर में 8 कंट्रीज थी जो मेंबर कंट्रीज थी, ऑब्जर्वर कंट्रीज भी थी, और कुछ कंट्रीज ऐसी भी हैं जिनको आने वाले समय में फुल मेंबरशिप का क्राइटेरिया भी मिल सकता है। तो 8 कंट्रीज कौन कौन थी? जैसे चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, पाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान। इस चीज को याद रखिएगा कि अभी ईरान इसका फुल मेंबर नहीं है। ईरान को मेंबरशिप देने के लिए प्रोसेस शुरू हो चुका है। अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे तो अभी सिर्फ 8 कंट्रीज को ही बताया जाता है कि ये इसके फुल मेंबर्स हैं। तो ईरान और बेलारूस, ये दोनों 2 कंट्रीज ऐसी हैं जिनको इसकी मेंबरशिप देने की बात चल रही है और प्रोसेस शुरू हो चुका है। तो आगे बढ़ने से पहले आप सभी को यहाँ पर ये ध्यान देना पड़ेगा, यहाँ पर किसका पार्टिसिपेशन है? एक चाइना का पार्टिसिपेशन है। और यहाँ पर आपको एक और चीज ध्यान देना पड़ेगा कि यहाँ पर रशिया का भी पार्टिसिपेशन है। और चीन और रशिया को लेकर हमेशा से ही क्या यूएस के कंसर्न्स रहते हैं। और इससे पहले बैकड्रॉप में अगर आपको और पीछे जाएं तो आप सभी के सभी जानते हैं कि विश्व 2 आइडियोलॉजीज के बीच में बटा रहा है। एक कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी और दूसरा सोशलिस्ट आइडियोलॉजी। सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को जो फैक्शन लीड करता है वो आपका चीन हो गया, रूस हो गया, ये लीड करते हैं। और यूएस कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी को साथ में लेकर आपके वेस्टर्न वर्ल्ड को, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इन सबको साथ में लेकर लीड करता है। और ये कोल्ड वॉर के एरा से ही क्या है, दोनों के दोनों फैक्शन के बीच में हमेशा क्या रहा है, कहीं ना खटपट रहती ही रहती है। और एक दूसरे के प्रति ये रहता है कि कौन सा फैक्शन आगे निकल सकता है। अब आप सभी को एक और बैकड्रॉप में एक और चीज ध्यान देनी पड़ेगी कि रशिया ने अभी इस साल की शुरुआत के अंदर में ही क्या किया था, यूक्रेन के ऊपर में हमला किया। और अभी प्रेजेंट टाइम के अंदर में आप जानते होंगे कि यूक्रेन को बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहा है कौन? यूएसए सपोर्ट कर रहा है। और साथ में यूएस के अलायंस, ये सारे के सारे यूक्रेन को क्या कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं, आर्म्स भी सारी चीजें प्रोवाइड करा रहे हैं। दूसरा अगर आप देखें तो चाइना एंड ताइवान का इशू आप सभी के सभी बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो यूएस की क्या नाम है, जो स्पीकर थी पेलोसी जी, वो ताइवान के अंदर में गई और ऑलमोस्ट एक तरीके से युद्ध अभ्यास करते करते चाइना ने ये घोषणा कर दी कि हम ताइवान के ऊपर में कभी भी हमला कर सकते हैं। और वहां पर यूएसए ने स्ट्रिक्टली कहा कि हम क्या करेंगे, ताइवान को क्या करेंगे, डिफेंड करेंगे। अब यहां पर समझिए कि यूएसए जिसके साथ में भारत के इस समय प्रेजेंट टाइम पर क्लोज रिलेशंस क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। हम रिसेंट टाइम के अंदर में यूएसए के साथ डील हो, ट्रेड हो, आपके मिलिट्री पैक्ट हो, बहुत सारी चीजों के अंदर में आगे बढ़ चुके हैं। तो यूएसए, जब से ये रशिया और यूक्रेन की वॉर हुई है तब से ही यूएसए का ये मानना है कि भारत को रशिया का साथ ना देते हुए यूएसए का साथ देना चाहिए। और इन सब बैकड्रॉप के अंदर में अगर भारत एक ऐसी समिट के अंदर में पार्टिसिपेट करता है जिसको लीड चीन और रशिया कर रहे हैं, तो वहां पर यूएसए का कंसर्न ये दिखाना कि कहीं भारत ऐसा तो नहीं है कि अपने जो संबंध हैं वो रशिया के साथ और ज्यादा स्ट्रांग करता रहे, इसके लिए यूएसए के कंसर्न रहे। अब यूएसए ने अपने कंसर्न दिखाने के लिए, यानी कि यूएसए ने एक स्ट्रांग मैसेज देने के लिए कुछ स्टेप्स भी लिए हैं, जिनको भी हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे इस पूरी की पूरी वीडियो के अंदर में। तो यहां पर सबसे पहली चीज तो आपको ये देखनी पड़ेगी कि जैसे आप समझने की कोशिश करिए, क्वाड का जो अलायंस है,
जिसके अंदर में इंडिया एंड यूएसए एक क्लोज क्या करते हैं, कोऑपरेशन करते हैं। इसके अंदर में 4 कंट्रीज हैं, यूएसए हो गया, इंडिया हो गया, जापान हो गया एंड ऑस्ट्रेलिया हो गया। तो जब यहां पर इंडिया का कोऑपरेशन होता है तो रशिया एंड चाइना ये भारत के ऊपर में आरोप लगाते हैं और क्वाड के ऊपर में आरोप लगाते हैं कि ये क्या है, एंटी चाइना है, एंटी चाइना है। और ये भी कहा जाता है कि ये क्या है, इंडो पैसिफिक रीजन का क्या है, नेटो है। तो वहां पर भारत के पार्टिसिपेशन से, यानी कि जब इंडिया यूएसए के साथ पार्टिसिपेशन करता है तो वहां पर क्या रहता है, रशिया को और चीन को कंसर्न रहता है। लेकिन जब दूसरी तरफ में इंडिया एससीओ के अंदर में भाग लेता है, फॉर एग्जाम्पल ब्रिक्स के अंदर में भाग लेता है जहां पर चीन भी है और रशिया भी है, वहां पर यूएसए ये क्लेम करता है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशंस बनाई जा रही हैं ये एंटी नेटो बनाई जा रही हैं, एंटी वेस्ट बनाई जा रही हैं। तो ये चीज समझने की कोशिश करिए कि भारत, यहां से आप एक और चीज समझने की कोशिश करिए कि भारत का जो पार्टिसिपेशन है सिर्फ एक ही जगह पर नहीं है, भारत का पार्टिसिपेशन दोनों फैक्शन में है। अगर हम एक तरफ देखा जाए तो क्वाड में अगर पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो हम एससीओ और ब्रिक्स के अंदर में भी क्या कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एक तरफ अगर देखा जाए तो हम अगर वोस्टोक एक्सरसाइज के अंदर में, यानी कि रशिया के साथ एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ में हम क्या, जो यूएस के साथ में हमारा युद्ध अभ्यास है, हम वहां पर भी क्या कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और साथ में आपको एक और चीज समझनी पड़ेगी कि एक सब्जेक्टिव असेसमेंट है कि क्या ये एंटी नेटो है, क्योंकि अगर एग्जाम्पल की तरह से देखा जाए तो प्रेसिडेंट जो चाइना के हैं शी जिनपिंग साहब, उन्होंने कहा कि हमें एक ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव बनाना चाहिए। और इसको कई सारे लोगों ने कहा कि ये नेटो की तरह इस रीजन के अंदर में कोई सिक्योरिटी इनिशिएटिव लेने की बात करते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो रशिया ने भी इसको एक तरीके से इसको प्रपोजल को एंडोर्स नहीं किया, इंडिया ने भी एक तरीके से क्या किया, रिजेक्ट कर दिया। ऑलमोस्ट ऑल परमानेंट मेंबर ने क्या किया, नेगोशिएट कर दिया। इवन आप यहां पर भी समझने की कोशिश करिए कि अगर ये देखा जाए कि पूरा का पूरा ये पूरे ऑर्गेनाइजेशन या पूरे के पूरे समिट रशिया के प्रति कमिटेड रही, तो वहां पर आप सभी के सभी जानेंगे कि इंडिया ने, यानी कि हमारे जो मोदी जी हैं, उन्होंने जब पुतिन जी से बात करी तो उन्होंने बोला ये एरा वॉर का नहीं है, यानी कि इनडायरेक्टली उन्होंने समझाने की कोशिश करी या मैसेज देने की कोशिश करी कि जो रशिया और यूक्रेन की जो वॉर चल रही है उसको हमें क्या करना चाहिए, धीरे धीरे कम करना चाहिए। इवन जो चाइना के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने भी रशिया और यूक्रेन की जो वॉर चल रही है उसके ऊपर भी कंसर्न जाहिर किए। तो ये क्या है, एक सब्जेक्टिव असेसमेंट है, लेकिन आपको एक बैकड्रॉप में चीजें पता होनी चाहिए कि चीजें चल कैसे रही हैं। अब यहां पर आपको मैं एक और चीज समझाने की कोशिश करूंगा कि ईरान का भी यहां पर क्या है, आपको ऑलरेडी पता है कि ईरान को फुल एक्सेशन की बात की जा रही है, परमानेंट मेंबर बनाने की बात की जा रही है इसी के अंदर। और ईरान के ऊपर में काटसा के थ्रू क्या है, सैंक्शंस लगे हुए हैं, किसके द्वारा, यूएसए के द्वारा। और आपको पता होगा कि पास्ट के अंदर में यूएसए के इस सेक्शंस के कारण में इंडिया ने यहां से ऑयल खरीदना क्या कर दिया था, बंद कर दिया था। अब प्रेजेंट टाइम में ये कहा गया कि एससीओ के समिट के अंदर में, मीटिंग के अंदर में इंडिया और ईरान के लीडर्स की मीटिंग हुई और ईरान ने अर्ज किया इंडिया से कि आप हमारे से ऑयल खरीदना शुरू करिए। प्रेजेंट टाइम में आप ये भी समझने की कोशिश करिए कि रशिया के साथ में जब वेस्ट और यूरोप अपने रशिया के साथ में अपने जो ट्रेड है और जो एनर्जी जो सेक्टर है वहां पर चीजों को परचेज करना कम कर रहा है, इंडिया ने अपने ऑयल के परचेज को क्या किया है, वहां से इंक्रीज कर दिया है। एक कंसर्न एक और आपको समझने की जरूरत पड़ेगी कि एलएसी पर, यानी कि चीन के साथ में हमारे संबंध ठीक नहीं है। और इस सिनारियो के अंदर में यूएसए को यह लगा कि जो चीन के साथ हमारे संबंध सही नहीं है, तो क्या है, भारत और इंडिया के संबंध लाजमी है क्या रहेंगे, सही रहेंगे। और इस स्फेयर के अंदर में अगर भारत क्या कर रहा है, और ताइवान वाला इंसिडेंस आपको पता है रिसेंटली है, वहां पर अगर हम चीन के साथ में हम एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में, एक समिट के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो यूएसए को एक तरीके से काफी ज्यादा नाराजगी हुई। अब लेकिन मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया कि इसके अंदर में ऐसा नहीं है कि इसको एंटी नेटो कहा जा सकता है, क्योंकि इसके अलग अलग स्फेयर एम्बिट आपको देखने को मिले, हर किसी के अपने अपने अलग अलग कंसर्न है। अब यहां पर एक और चीज समझने की आप कोशिश करिए कि इस पूरे बैकड्रॉप में यूएसए ने एक मैसेज देने की कोशिश करी है इंडिया को, और वो मैसेज क्या दिया है, F-16 जो एयरक्राफ्ट हैं, F-16 फाइटर जेट एयरक्राफ्ट, इसका इस्तेमाल हमेशा से यूएस पॉलिटिक्स के लिए करता रहा है, हमेशा से। जब से इन्होंने ये एयरक्राफ्ट की जो डील है पाकिस्तान के साथ में साइन करी 1980s से, तब से यूएस हमेशा इस डील का इस्तेमाल करता रहा है, इस एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल करता रहा है पाकिस्तान को अपनी साइड लेने के लिए। कभी कभार जब जैसे अफगानिस्तान में इंसिडेंट हुआ, अलकायदा वाला इंसिडेंट हुआ, तब भी उन्होंने आनन फानन में पाकिस्तान को पैकेज अनाउंस किया,
जिसके साथ में क्या है, पाकिस्तान उनको क्या करे, हेल्प करे। तो इस जो पूरा का पूरा ये सिनारियो है, जो आपको पूरी कहानी बताई, उसके बीच में एक और बहुत बड़ी कहानी हुई। दरअसल ट्रंप साहब ने 2018 के अंदर में जो डील थी, सिक्योरिटी डील थी और F-16 वाली जो डील थी, उसको कैंसिल कर दिया था पाकिस्तान के साथ में। और बाइडन साहब ने उसको क्या किया है, दोबारा से रिवाइव कर दिया है। अब एक और चीज समझिएगा, $450 मिलियन का अप्रूवल मिला है। अब इसके अंदर में एक और चीज समझिए कि यहां पर नया एयरक्राफ्ट नहीं दिया जाएगा। जो F-16 फाइटर जेट हैं, उन्हीं को ही अपग्रेड किया जाएगा नए इक्विपमेंट्स के थ्रू। और इसके बीच में भारत ने इसका क्या किया है, बहुत ज्यादा क्या किया, विरोध किया है। तो ये भी जो चीज हुई है ना, इसके पीछे भी कहा जा रहा है कि भारत को स्ट्रांग मैसेज देने की कोशिश की है यूएस ने कि अभी भी हमारे पास में और भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। वो बात अलग है जब मल्टीमीडिया प्लेटफॉर्म पर आते हैं या फिर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, तो यूएस हमेशा ये कहता रहा है कि यूएस और भारत के जो संबंध है, ये छोटे मोटे इंसिडेंट से खत्म नहीं होने वाले या कमजोर नहीं होने वाले। लेकिन आपको एक और चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि F-16 के एग्रीमेंट के अंदर में एक बहुत ही खास चीज ये रही कि इसमें यह लिखा गया कि पाकिस्तान इन एयरक्राफ्ट कैरियर्स का, मतलब एयरक्राफ्ट फाइटर जेट का कभी भी इस्तेमाल नहीं करेगा। किसके अगेंस्ट में? इंडिया के अगेंस्ट में। लेकिन आप सभी के सभी वो बालाकोट एयर स्ट्राइक और अभिनंदन वाला मैटर जानते होंगे, जहां पर F-16 का इस्तेमाल किया गया इंडिया के अगेंस्ट में ऑपरेशन के अंदर में। और भारत ने यूएस अथॉरिटीज को ये चीज बताई। और इन सब एम्बिट के बाद में भी अगर इसको रिवाइव किया जा रहा है, तो आप ये समझिए कि फॉरेन पॉलिसी के अंदर में और डिप्लोमेसी के अंदर में हमेशा 1+1 2 नहीं होता है, उसके कई सारे मायने होते हैं। अगर कोई किसी के साथ हाथ मिला रहा है, अगर किसी के साथ हाथ मिलाते हुए मुस्कुरा रहा है, तो इसके भी कई अलग अलग मायने होते हैं। तो अगर ये सिचुएशन देखी जाए और ये टाइमिंग देखी जाए, तो इसके कई सारे मायने और इसके कई सारे मतलब निकाले जा सकते हैं। और फ्यूचर के अंदर में और भी चीजें कैसे चेंज लेंगी, ये भी हमें समझना पड़ेगा। और एक और चीज समझने की कोशिश करिए, ना सिर्फ पाकिस्तान, बल्कि अगर देखा जाए तो यूक्रेन के लिए भी पैकेज की अनाउंसमेंट करी। अब यूक्रेन के लिए पैकेज की अनाउंसमेंट यानी कि रशिया को डायरेक्ट मैसेज देना, और दूसरी तरफ में चीन के तरफ क्या मैसेज दिया गया, ताइवान की तरफ में, वहां पर भी पैकेज को अनाउंस किया गया। तो ये एक स्ट्रांग मैसेज देने की कोशिश की गई। और जो मैं आपको भारत के कंसर्न से बता रहा हूं, क्योंकि भारत के लिए इस समय पर यही सबसे बड़ी समस्या है। अगर देखा जाए तो रशिया हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि रशिया ऑल वेदर ट्रस्टेड हमारा फ्रेंड रहा है। प्लस में रशिया ने हमेशा पाकिस्तान वाले मामले में भारत की हमेशा सहायता करी है, इसलिए रशिया हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर में चाइना की हेजेमनी और चाइना की जो प्रेजेंस है, उसको काउंटर करने के अंदर में कौन हमारे साथ में है? यूएसए है। और जितना हमें यूएसए की आवश्यकता है, उतना ही यूएसए को भारत की आवश्यकता है, क्योंकि यूएसए भी ये जानता है कि चीन को अगर कोई काउंटर कर सकता है इस रीजन के अंदर में, तो भारत ही कर सकता है। तो इसलिए भारत अभी प्रेजेंट टाइम में बहुत स्ट्रांग सिचुएशन में है, जहां पर वो क्या कर रहे हैं, दोनों की दोनों पावर कंट्रीज के साथ में नेगोशिएट कर रहे हैं। लेकिन फ्यूचर में ये चीजें कैसे चेंज होती हैं, क्या चेंज होता है, ये चीज हमें देखना पड़ेगा। और मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि विश्व के अंदर में कभी भी, स्पेशली फॉरेन पॉलिसी के अंदर में, हाथ मिलाना, हाथ मिलाते हुए मुस्कुराना, इन दोनों में भी फर्क देखा जाता है। तो आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री डज नॉट शेयर्स इट बॉर्डर विद उज्बेकिस्तान? अभी मैंने बताया आपको कि उज्बेकिस्तान के अंदर में एससीओ की समिट हुई है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए या फिर आपके जनरल नॉलेज के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप बताइए। और आई होप आप सभी ने इस सेशन से, जो इस समय पर प्रेजेंट टाइम में वर्ल्ड के अंदर में जो जियो पॉलिटिक्स चल रही है, उसको अच्छे से समझा होगा, जाना होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको जरूर लाइक करें, कमेंट करें, और आप मेरे साथ इंस्टाग्राम, ट्विटर और टेलीग्राम पर कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर दोस्तों। जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।